हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, 6 चैप्टर हमने पूरा फिनिश कर लिया है, जिसका नाम है विश्व मानव अधिवास। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अतिलघुतरात्मक और बहुचयनात्मक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल किया था। आज इस भाग के अंतर्गत हम हल करेंगे लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को। तो बच्चों, उठा लेंगे अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ में हल करते रहेंगे इन प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। बच्चों, यहाँ पर ये लघुतरात्मक प्रश्न है और प्रश्न संख्या है 14। प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत मानव अधिवास से क्या तात्पर्य है पूछा गया है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि चाहे वो मकान हो या झोपड़ी हो, महल हो या बंगला हो, सभी क्या होते हैं, आवास होते हैं। और धरातल पर मानव निर्मित जो भी आवास की इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये भी जाना था कि मानव अधिवास स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। ठीक है बच्चों, और मानव किस रूप में रहता है, कभी वो सघन और गुच्छित रूप में रहता है तो कभी प्रकीर्ण और एकाकी रूप में। इसी प्रकार बच्चों पल्लीकृत और मिश्रित प्रकार का भी हमने वर्णन किया था। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं इसका उत्तर एक बार। सबसे पहले बच्चों इस प्रकार से हम हेडिंग लगाएंगे, मानव अधिवास से तात्पर्य पृथ्वी के धरातल पर। बच्चों क्या कहा गया है कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित और विकसित आवासों के संगठित समूह को क्या कहा जाता है, अधिवास कहा जाता है। ठीक है, मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे ह्यूमन सेटलमेंट भी कहते हैं। मानव अधिवास साधारणतया स्थायी रूप के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, स्थायी रूप से। लेकिन कुछ ऐसी जनजातियां हैं विश्व में, जैसे कि एस्किमो, बुशमैन, वो लोग अपना अस्थायी अधिवास बनाकर रहते हैं। अधिवासों का उपयोग मानव निवास के लिए होता है। और बच्चों प्रोफेसर विडाल डी लाब्लाश ने क्या कहा था, यह मानव के निवास के साथ साथ उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए भी होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मानव अधिवास गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और प्रकीर्ण हो सकते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं प्रोफेसर विडाल डी लाब्लाश की परिभाषा कि वो क्या कहते हैं। मानव अधिवास से तात्पर्य मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति की रखने के लिए जो निर्मित संरचना है उसे क्या कहा जाता है, मानव अधिवास कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपना उत्तर दे देंगे। आगे बढ़ें और देखेंगे हम प्रश्न संख्या 15, ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं। बच्चों हमने जाना था कि कोई भी क्षेत्र ग्रामीण कब कहलाता है, जब वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि कार्यों में संलग्न होती है, उसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के जो अधिवास होते हैं उन्हें हम ग्रामीण अधिवास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिख लेंगे इसका उत्तर। ग्रामीण अधिवास मानव के ऐसे अधिवास समूह जिनमें प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता मिलती है। ठीक है बच्चों, वो सारे के सारे कार्य कौन से होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं जिनका सीधा संबंध प्रकृति से होता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन व वनों से प्राप्त पदार्थों के संग्रहण आदि कार्यों में संलग्न मिलते हैं, ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके विपरीत नगरीय अधिवास क्या होंगे। नगरीय अधिवासों के अंतर्गत ज़्यादातर जनसंख्या क्या कार्य करती है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व पंचम व्यवसायों में वो लोग संलग्न होते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं और ये प्रतिशत कितना होता है, 75% होता है। इस प्रकार के अधिवासों पर आधुनिकता का जो प्रभाव होता है वो नगण्य रहता है। बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में जो मकान मिलते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम साधारण होते हैं, जबकि नगरीय अधिवासों में आप देख सकते हैं कि संपूर्ण सुख सुविधाओं युक्त मकान मिलेंगे। इस प्रकार के अधिवासों में मकान के बीच की जो दूरी होती है वो तो अधिक होती है, लेकिन मानव मूल्यों में घनिष्ठता देखने को मिलती है। बच्चों जो ग्रामीण संस्कृति होती है उसके अंतर्गत व्यक्तिगत हित को नीचे रखा जाता है और सामाजिक हित को ऊपर
रखा जाता है, यानी समाज का हित अपने हित से पहले देखा जाता है। और ये कहाँ की विशेषता है? ग्रामीण अधिवास की विशेषता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। ग्रामीण अधिवासों की कोई 5 समस्याएं बताइए। बच्चों अभी अभी तो हमने अधिवास के बारे में पढ़ा था, ग्रामीण अधिवास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे 5 समस्याओं के बारे में जो कि ग्रामीण अधिवासों के अंतर्गत पाई जाती है। बच्चों हम सब जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? आवागमन के साधनों की समस्या होती है। कई क्षेत्रों में तो हालात इतने बुरे होते हैं कि एक बस जो सुबह जाती है वही सायंकाल में पुनः लौटती है। ठीक है बच्चों, तो पहली समस्या क्या है? आवागमन के साधनों का अभाव। उसी प्रकार बच्चों दूसरी समस्या है स्वच्छ पेयजल का अभाव। बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल का अभाव मिलता है और इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में कई बीमारियां विकसित हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनका भी अभाव वहाँ पर मिलता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी जो छोटे सरकारी अस्पताल होते हैं उनका अभाव भी कई बार देखने को मिलता है और उन्हें छोटी मोटी बीमारियों के लिए निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों की ओर दौड़ना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा चौथी समस्या है विद्युत आपूर्ति का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों आजकल सिंचाई का कार्य विद्युत की सहायता से किया जाता है और यदि विद्युत आपूर्ति सही तरीके से नहीं होगी तो ग्रामीणों का कार्य प्रभावित होता है। तो एक बड़ी समस्या के तौर पर विद्युत आपूर्ति का अभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अगली समस्या है रोजगार के अवसरों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कृषक कार्य करते हैं और यदि उनके पास में अपनी स्वयं की जमीन है तब तो कोई समस्या नहीं होती बच्चों, लेकिन जो लोग मजदूर होते हैं उन्हें कृषि के समय काम मिल जाता है, लेकिन वर्ष के उन महीनों में जब कृषि कार्य नहीं होता है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इन समस्याओं को हम डिटेल से लिखेंगे। यहाँ पर हमने एक संक्षिप्त परिचय दिया है। इसके बाद बच्चों आप इस प्रकार से एक परिचय देकर प्रत्येक जो समस्या है उसका वर्णन करेंगे। तो लिखते हैं बच्चों, ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं। ग्रामीण अधिवासों की 5 प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। आवागमन के साधनों का अभाव। ग्रामीण अधिवासियों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों का क्या मिलता है? अभाव होता है और व्यक्तिगत साधन ही उपलब्ध होते हैं। बच्चों ज़्यादातर ग्रामीणों के पास क्या होता है? अपने व्यक्तिगत साधन होते हैं और वो उसी से अपना आवागमन करते हैं। आगे बढ़ें, देखते हैं दूसरी समस्या, स्वच्छ पेयजल का अभाव। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या गंभीर रूप धारण किए हुए है। फलस्वरूप यहाँ के निवासी अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी समस्या थी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को छोटी मोटी सुविधाओं के लिए समीपवर्ती नगर में जाना पड़ता है क्योंकि इनमें स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। चौथी समस्या है बच्चों विद्युत आपूर्ति का अभाव। ग्रामीण अधिवासों में नियमित एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है, इसलिए दैनिक व कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। पांचवा समस्या है रोजगार के अवसरों का अभाव। ग्रामीण अधिवासों में रोजगार के अवसर नहीं होने से बेरोजगारी पाई जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से आप 5 प्रमुख समस्याएं लिख लेंगे। इनके अलावा यदि आप इनमें फेरबदल करना चाहते हैं, अपनी तरफ से और भी कोई समस्या ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न में 5 समस्याओं के बारे में पूछा गया है तो 5 के ही जवाब आप लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 17, नगरीय अधिवासों की 5 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। बच्चों अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था? ग्रामीण अधिवासों की 5 समस्याओं को। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नगरीय अधिवासों की 5 प्रमुख समस्याओं को। तो बच्चों सबसे बड़ी समस्या क्या है? नगरीय क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या है अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाना। बच्चों जो शहर होते हैं, नगर होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या का जमाव बहुत ज़्यादा होता है और इसका कारण क्या है? रोजगार की उपलब्धता। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लेंगे। इसी प्रकार जो दूसरी बड़ी समस्या है वो होती है गंदी बस्तियों की समस्या। बच्चों अत्यधिक ऊंचे किराए के कारण जो लोग शहरों में आते हैं, नगरों में आते हैं, वो मकान किराए पर नहीं ले पाते हैं। फलस्वरूप क्या हो जाता है? गंदी बस्तियों की उत्पत्ति हो जाती है।
और बच्चों शहरों के अंतर्गत बहुत सारे परिवहन के साधन होते हैं, इससे पर्यावरण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है। बच्चों चौथी बड़ी समस्या है अपराधों का बढ़ता स्तर। बच्चों बाहर से आए हुए जो युवक होते हैं अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं। शहर की चकाचौंध के अंतर्गत वो अपना रोजगार तो नहीं ढूंढ पाते हैं, बल्कि किस में पड़ जाते हैं, आपराधिक गतिविधियों में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम रातों रात कैसे अमीर बने, और इसकी वजह से वो अपने मूल उद्देश्य को भूलकर अपराधों की दुनिया में चले जाते हैं। पांचवी बड़ी समस्या है स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की कमी। ठीक है बच्चों, तो इन पांचों जो समस्याओं को हम अब डिटेल से देखेंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको अपना प्रस्तुतिकरण रखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। नगरीय अधिवासों की 5 प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहली बच्चों अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व। नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण बाहरी क्षेत्रों से लोगों के नगरों में आने से क्या हो जाता है, जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार बच्चों गंदी बस्तियों की उत्पत्ति। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है और उच्च किराए के कारण क्या हो जाता है, गंदी बस्तियां विकसित हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों तीसरा कारण समस्या थी पर्यावरण प्रदूषण की। नगरीय अधिवास मानवीय संकुलन व उसकी क्रियाओं के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रसित रहते हैं। आगे बढ़ें, देखते हैं चौथी समस्या अपराधों का बढ़ता स्तर। नगरीय क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार न मिल पाने व शहरी चकाचौंध से ग्रस्त होकर लोग आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की कमी। बच्चों शहरों में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं होती है, लेकिन जनसंख्या अत्यधिक होने की वजह से जो अनुपात होना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं में और बीमारों की संख्या में वो गड़बड़ा जाता है। इसके फलस्वरूप स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लिखते हैं बच्चों नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण बढ़ने से नागरिक रोग ग्रसित हो जाते हैं। जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा और चिकित्सालयों की में कमी हो जाती है। निजी महंगी चिकित्सा, बच्चों जो निजी यानी कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर बहुत ही महंगी चिकित्सा सुविधा मिलती है और इस वजह से आम जनता की पहुँच से बाहर हो जाती है। इससे व्यक्तियों को समय पर पूरी चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती। ठीक है बच्चों, तो ये 5 प्रमुख समस्याएं थी शहरी क्षेत्रों की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 18 ग्रामीण व नगरीय अधिवासों में अंतर कीजिए। बच्चों यदि हमें कभी भी अंतर पूछा जाता है किसी भी 2 वस्तुओं में, 2 अध्ययन सामग्री के अंतर्गत, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के माध्यम से अंतर स्पष्ट करना आसान भी होता है और परीक्षक हमें अच्छे अंक भी प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप एक टेबल बना लेंगे। ये देखिए बच्चों हमने टेबल बनाई है जिसके अंतर्गत ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में अंतर को स्पष्ट किया है और यहाँ पे हमने अंतर का आधार लिखा है। इन अंतर के आधारों पर हम इनके अंदर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों पहला अंतर क्या है, लोगों के कार्यों में, यानी कि ग्रामीण अधिवास में रहने वाले लोग क्या कार्य करते हैं और नगरीय अधिवास में रहने वाले लोग क्या कार्य करते हैं। तो बच्चों देखते हैं ग्रामीण अधिवासों में निवासित लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न मिलते हैं, जबकि द्वितीयक व्यवसायों में और तृतीयक व्यवसायों में जो संलग्नता होती है वो नगरीय अधिवासों की विशेषता होती है। ठीक है बच्चों, अब नगरों के अंतर्गत चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में संलग्न लोग भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा है मकानों के बीच की दूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान दूर दूर बने होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में आवासों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि उनके बीच में दूरी बहुत ही कम रह पाती है। तो लिख लेंगे बच्चों, इस प्रकार के अधिवासों में मकान बड़े बड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण अधिवास की और उनके बीच की दूरी प्रायः अधिक मिलती है, जबकि नगरीय अधिवासों में क्या होता है, इस प्रकार के अधिवासों में मकान के जो बीच की दूरी होती है वो बहुत कम होती है या फिर न के बराबर मिलती है। ठीक है बच्चों, तो हमने अंतर 2 प्रकार के अंतर देख लिए हैं। तीसरा अंतर है आधुनिकता का प्रभाव।
आप जानते हैं कि ग्रामीण अधिवासों में आधुनिकता हमें नहीं देखने को मिलती है, जबकि नगरीय अधिवासों में जो मकान होते हैं वो पूर्ण रूप से आधुनिक होते हैं। तो लिख लेते हैं बच्चों, ग्रामीण अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों पर आधुनिकता का प्रभाव कैसा होता है? नगण्य होता है, जबकि नगरीय अधिवास में ये आधुनिकता से परिपूर्ण होते हैं, यानी संपूर्ण रूप से आधुनिक होते हैं। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं चौथा बिंदु, सामाजिक संगठन का। बच्चों, जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उसमें व्यक्तिगत मूल्यों को दूर रखा जाता है और सबसे पहले सामाजिक मूल्यों को देखा जाता है, यानी जो सामाजिक हित है वो सर्वोपरि है और उसके बाद में व्यक्तिगत हित को देखा जाएगा। तो बच्चों लिख लेंगे हम, ग्रामीण अधिवासों में जो सामाजिक संगठन होता है वो सुदृढ़ मिलता है, जबकि नगरीय अधिवासों में सामाजिक संगठन की जो स्थिति है उसमें प्रायः अभाव मिलता है, यानी मिलनसार नहीं होना। और शहरी जो जीवन है उसके अंदर इतनी भागम भाग है कि लोगों को एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। देखते हैं बच्चों पांचवा बिंदु, सामाजिक मूल्यों की स्थिति। इसके अंतर्गत भी वही बात है कि ग्रामीण अधिवासों में सामाजिक मूल्यों को व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर रखा जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में व्यक्तिगत मूल्यों को ऊपर रखा जाता है और सामाजिक मूल्यों को नीचे रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों, अब हम आ गए हैं निबंधात्मक प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न संख्या 19, मानव अधिवास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में से एक है ये, हो सकता है कि इस बार आ जाए, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानव अधिवास का अर्थ स्पष्ट करेंगे। ठीक है, हमने अति लघुतरात्मक के अंदर भी ये देखा था कि मानव अधिवास किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप एक हेडिंग डालेंगे और मानव अधिवासों का अर्थ लिखेंगे। प्रोफेसर विडाल डी लाब्लाश की परिभाषा भी लिख लेंगे। उसके बाद में बच्चों आप आएंगे इसके अगले भाग पर, जिसके अंतर्गत क्या पूछा गया है, प्रतिरूपों को पूछा गया है, यानी आपको आकृतियां बतानी है। ग्रामीण अधिवासों के अंतर्गत जो आकृतियां बनती है उनके नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला बिंदु हो जाएगा आपका मानव अधिवास के प्रतिरूप, और उसमें आप 12 प्रकार के जो प्रतिरूप हैं उनके नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद में इनका एक एक करके वर्णन भी करेंगे। बच्चों, इसके अलावा क्योंकि ये प्रतिरूप है यानी कि आकृतियां हैं, इसलिए आपको ये डायग्राम्स भी बनाने अत्यंत आवश्यक हैं। इससे क्या होगा, आपका जो उत्तर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, ग्रामीण अधिवासों पर एक लेख लिखिए, यानी एक बहुत बड़ा आपको निबंध लिखना है और इसके अंतर्गत 3 मुख्य बिंदु आएंगे जिसको एक एक करके वर्णन भी करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के बारे में लिखेंगे। और आप जानते हैं कि 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा क्या था, एकाकी या प्रकीर्ण अधिवास, तीसरा मिश्रित अधिवास और चौथा पल्लीकृत या फिर पुराना अधिवास। तो बच्चों, यहाँ पर आप 4 प्रकार के अधिवासों का वर्णन कर लेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। याद है आपको, यहाँ पर 12 प्रतिरूपों के नाम आएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे वृत्ताकार, आयताकार, रेखीय प्रतिरूप, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। ठीक है, तो यहाँ पर आप 12 प्रतिरूपों के नाम लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और उनका वर्णन भी करेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं के बारे में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया 5 समस्याओं के बारे में। तो आप अपनी सूची को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न कैसा है, निबंधात्मक है, तो आपको और विस्तार से लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत आप ये लेख लिखेंगे। आगे बढ़ें और देखते हैं प्रश्न संख्या 21, नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण के आधारों का उल्लेख करते हुए इसके प्रकारों का विस्तृत वर्णन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को 2 भागों में तोड़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा गया है, नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण का आधार। और हम जानते हैं कि 4 आधार हैं जिनके ऊपर ये वर्गीकरण किया गया है। जनसंख्या का आकार, वहाँ पर कौन सी जनसंख्या किस कार्य में संलग्न है। ठीक है बच्चों,
जैसे कि भारत जैसे देश में 75% आबादी यदि प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है और 5,000 उस क्षेत्र की जनसंख्या है तो क्या कहलाएगा? ग्रामीण अधिवास। और हमने ये भी जाना था कि भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के मापदंड दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो कई बार हम देखते हैं कि प्रशासनिक नगर, सैन्य नगर, पर्यटन नगर भी इस आधार का पर्याय बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला भाग है इसके प्रकारों के बारे में। तो बच्चों नगरीय अधिवासों के प्रकार भी कितने हैं? 4 प्रकार हैं। हमने देखा नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर। तो बच्चों इन चारों बिंदुओं को आप लिखेंगे और उनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले ये 4 बिंदु आएंगे और उसके बाद में ये 4 बिंदु आएंगे। तो आप अपने उत्तर का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे से करेंगे तो नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है मानवीय अधिवासों के प्रकार व प्रतिरूप में अंतर स्पष्ट कीजिए, साथ ही ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। बच्चों फिर से प्रश्न 2 भागों में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रकार हैं और प्रतिरूप हैं किसके? मानवीय अधिवास के, उनमें हम अंतर को स्पष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मानवीय अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप। प्रकारों के अंदर बच्चों हम क्या देखते हैं? हम संख्या देखते हैं, जबकि प्रतिरूपों के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? आकृति को प्रधानता देते हैं कि वो किस प्रकार की आकृति में मौजूद हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इनका अंतर करेंगे और उसके बाद में दूसरे भाग पर आएंगे और ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के बारे में लिखेंगे। और हम जानते हैं कि ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, सघन या गुच्छित, प्रकीर्ण या फिर एकाकी, और मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे तो बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो बच्चों आज हमने जाना चैप्टर 6 के लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के जवाबों को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने अपना होमवर्क भी कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।